जय हिंद दोस्तों, नेचर आइस एकेडमी के यूट्यूब चैनल में आपका फिर से स्वागत है। और हम लोग देख रहे थे ग्रामीण समाज एवं विकास के बारे में दोस्तों। तो ग्रामीण समाज एवं विकास के बारे में अगर देखें तो मैंने आप लोगों के सामने जो सिलेबस था इसको डिस्क्राइब कर दिया था पूरी तरीके से। अब हम लोग देखते हैं इसके आगे की क्लासेस। तो जैसे देखेंगे कि ग्रामीण समाज के बारे में क्या चीज़ें हैं और कैसे क्वेश्चन हमारे सामने आएंगे। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि ग्रामीण समाज एवं विकास से तात्पर्य क्या है हमारा, भाई क्या कहना चाह रहा है और पूछेगा किस वजह से। ग्रामीण समाज एवं विकास के बारे में देखना है दोस्तों। तो भाई ग्रामीण समाज एवं विकास जो है ये क्यों जरूरत है लेखपाल के सिलेबस में, इसलिए क्यों रखा गया इसको, तो ये थोड़ा सा देखने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं दोस्तों ग्रामीण समाज से तात्पर्य क्या है। भाई क्यों समाज जो होता है ये ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में बटा होगा। तो ग्रामीण और शहरी क्षेत्र में बटा इसलिए होता है क्योंकि जीवन पद्धतियों का अंतर होता है दोस्तों। किसका अंतर होता है? जीवन पद्धतियों का। अर्थात कह सकते हैं कि जीवन शैली जो गांव की होगी या ग्रामीण क्षेत्र की होगी वो नगरीय क्षेत्र से भिन्न होगी, अर्थात अलग जीवन शैली होगी। इसलिए ग्रामीण समाज की बात करेंगे तो ग्रामीण समाज, क्योंकि लेखपाल या पटवारी जो होता है दोस्तों ये गांव में ही होता है, तो इसलिए यहाँ पे शहरों के क्षेत्र में भी होता है लेकिन फिर भी ग्रामीण क्षेत्र से ज़्यादा जुड़ा होता है क्योंकि कृषि क्षेत्र से जुड़ा होता है दोस्तों। तो कृषि क्षेत्र से जुड़े होने के कारण हम लोगों को गांव के विकास के बारे में देखना होगा और पढ़ना होगा दोस्तों। तो यही देखते हैं सबसे पहले कि ग्रामीण समाज के बारे में जो हम लोग पढ़ रहे हैं इसमें चीज़ें क्या पढ़ेंगे। अच्छा, विकास के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं कि विकास से तात्पर्य क्या है, भाई विकास क्यों जरूरी है या विकास क्यों कहा जा रहा है इसके लिए। तो डेवलपमेंट जो होता है दोस्तों ये डेवलपमेंट हर क्षेत्र का होता है। अब डेवलपमेंट हर क्षेत्र से तात्पर्य क्या है, तो यहाँ पे कोई भी चीज़ का डेवलपमेंट विकास करना है तो विकास की परिभाषा को अगर हम लोग बांधें तो इसकी हालांकि कोई सीमा तो है नहीं विकास की किस लिमिट तक है, तो कुछ न कुछ उसके बिंदु होंगे कि ये बिंदु तय करने हम लोगों को और इन बिंदुओं के आधार पर अर्थात ये चीज़ें हमें प्राप्त करने हैं या इस रास्ते से हमें चलना है। तो बात करते हैं विकास की। तो विकास में यदि हम लोग देखें तो इसमें मुख्य रूप से हमें क्या देखना होगा, तो जीवन शैली में क्या बदलाव ला सकते हैं हम लोग। ग्रामीण क्षेत्र की जीवन शैली में कौन सा बदलाव ऐसा ला सकते हैं, अर्थात यहाँ के जीवन शैली को खुशहाल कैसे बनाया जा सकता है, तो ये एक विकास का कदम होगा। तो जीवन शैली को क्या बनाना है, खुशहाल बनाना है दोस्तों। और खुशहाल कैसे बनेगा, जब हमारा जीवन सरल होगा, अर्थात जो भी समस्याएं हैं उन समस्याओं को दूर किया जाए दोस्तों। तो भाई समस्याओं को दूर करने के साधन भी होंगे, तो हम लोग इन साधन के बारे में भी पढ़ेंगे और देखते हैं कि क्या चीजें हैं और समस्याएं भी हैं। तो समस्याएं को पहले देखेंगे और साथ में इसके साधन भी देखेंगे। अब बात अगर इसकी शुरुआत से करें तो देखते हैं कि भाई सबसे पहले इसकी भूमिका अगर देखें तो हम लोग भूमिका देख लेते हैं। तो भारत जो है विविधता वाला देश है, आप सभी लोग जानते हैं और सभी लोग किताबों में पढ़ते होंगे कि भारत एक विविधता वाला देश है। और भाई विविधता वाला देश ये हमारे सामने स्पष्ट रूप से समझ में आ जाता है। स्पष्ट रूप से कैसे, क्योंकि इसकी भौतिक संरचना जो है उसमें विविधता स्पष्ट रूप से झलकती है और यहाँ की जो जनसंख्या है उसमें भी विविधता हमारे सामने स्पष्ट रूप से नजर आ जाती है दोस्तों। तो भारत में विविधता सब जगह पाई जाती है। और भाई विविधता हो भी क्यों नहीं, क्योंकि यहाँ की जलवायु भी विविध है। तो भाई यहाँ की जलवायु जब विविध है तो यहाँ के लोग भी विविध प्रकार के होते हैं, विचार भी विविध प्रकार के पाए जाते हैं और यहाँ की चीज़ें भिन्न भिन्न अलग अलग जो तत्व हैं वो भी अलग प्रकार के होंगे दोस्तों। तो भाई जैव विविधता से अगर जोड़े इसको तो जैव विविधता जितनी ज़्यादा भिन्न अर्थात जितनी ज़्यादा विविधता उसमें होगी वो उतनी ही जैव विविधता अच्छी मानी जाती है दोस्तों। तो ऐसे ही अगर बात करें तो अपने देश एक प्रकार से अच्छा ही है क्योंकि विविधता ज़्यादा है दोस्तों। और विविधता जितनी ज़्यादा अच्छी होगी उसकी उतने ही जीने की क्षमता ज़्यादा होगी, अर्थात वो जीवन शैली उतनी ही ज़्यादा जीवन उसका आगे बढ़ेगा। तो ये विविधता से जोड़ के मैंने बताया है आप लोगों को। अब देखते हैं भाई इसका कि प्राचीन काल से चीज़ें देखते हैं कि कैसे क्या जुड़ी हुई हैं चीज़ें। तो इसकी पृष्ठभूमि को अगर देखें तो जैसे महात्मा गांधी का कथन आप लोगों को याद होगा, कई पढ़ते रहते हैं कई बार देखते हैं, तो महात्मा गांधी ने कहा था कि भारत का देश जो भारत है ये गांव में बसता है और भारत एक जो भारत की आत्मा कह सकते हैं हम लोग, उन्होंने जो स्पष्ट रूप से बोला था कि भारत की आत्मा जो है वो गांव है, अर्थात कह सकते हैं ग्रामीण क्षेत्र है। तो भारत की आत्मा गांव से तात्पर्य उनका क्या था कि भाई भारत में ज़्यादातर आबादी
ग्रामीण क्षेत्र की है दोस्तों। भाई ग्रामीण क्षेत्र की लगभग 70% आबादी अर्थात 70% लोग जो इंडिया में हैं अर्थात भारत में हैं, ये गांव में रहते हैं दोस्तों। और गांव में रहने के साथ साथ इनकी जो जीवन पद्धति है वो किस पर निर्भर है? कृषि अर्थात खेती पर निर्भर है दोस्तों। भाई खेती पर निर्भर होने की वजह से ये क्षेत्र जो है ग्रामीण क्षेत्र और आबादी 70% यहाँ रहने की वजह से इसको आबादी अर्थात गांव की आबादी वाला देश कहा जाता है इंडिया को भाई। और साथ में अगर हम लोग ग्लोबल की भी बात करें तो ग्लोबल को अगर पूरी तरीके से देखें तो संपूर्ण ग्लोबल की जो परिस्थितियां होती हैं, ठंडा गर्म क्षेत्र और समशीतोष्ण क्षेत्र कह सकते हैं, जो जितने भी उष्ण क्षेत्र हैं ये सारे क्षेत्र के पूरे इंडिया में पाए जाते हैं दोस्तों। ऐसे ही हमारे ग्रामीण क्षेत्र भी इसी से जुड़े हुए हैं दोस्तों। तो हम लोग ये बात कर लेते हैं, इसकी बात हो गई। अब देखते हैं हम लोग इसकी पृष्ठभूमि के बारे में। तो जैसे ग्राम की मैं बात कर रहा हूँ, ग्रामीण क्षेत्र की, गांव की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो गांव ये कहाँ से आया, कैसे आया, क्या चीज है, थोड़ा सा इसके बारे में देखते हैं। भाई इसलिए जरूरी हो जाता है क्योंकि मानव जो इतिहास है अर्थात जो मनुष्य है ये कब आया ये तो सबको पता है, चीजें जानकारी है, नहीं होगी तो इतिहास में डिटेल से बताऊंगा इसको बारे में। लेकिन हम लोग इसको देखते हैं अभी गांव के संबंध में। तो भाई मानव जीवन का जो इतिहास है अर्थात मानव इतिहास कह सकते हैं इसको। तो मानव जो इतिहास है दोस्तों ये जुड़ा हुआ है गांव से। कैसे जुड़ा हुआ है? क्योंकि भाई मानव जब से हुआ, पैदा हुआ तो सीधे नगरों में नहीं था, वो कहीं तो रहना उसने शुरू किया होगा, स्थायी निवास शुरू किया होगा, कुछ तो किया होगा। तो वो सबसे पहले गांव में ही रहना प्रारंभ किया था दोस्तों। अब ये देखते हैं कैसे। तो अब सबसे पहले इसका जरूरी इसलिए हो जाता है मानव इतिहास के हिसाब से क्योंकि गांव का जो योगदान है मानव इतिहास में ये जरूरी है दोस्तों। भाई योगदान जरूरी है गांव, उसके गांव का, इसलिए हम लोग मानव इतिहास के बारे में देखेंगे, इसके बारे में चीजें देखेंगे कि मानव इतिहास से कैसे जुड़ा हुआ है दोस्तों। अब हम लोग देख लेते हैं कि गांव जो है भाई गांव पूरी तरीके से कैसे जुड़ा, वो गांव विकास कैसे हुआ। तो अगर यह पूछा जाए कि गांव कितना पुराना है तो ये इसका सीधा सीधा निकल के आ रहा है कि गांव जो होते हैं दोस्तों इतना ही पुराना है जितने की कृषि। अब इस चीज से समझना मतलब भाई गांव जो है कितना पुराना है जितनी की कृषि अर्थात खेती। जितनी खेती पुरानी होगी उतना ही पुराना क्या हो जाएगा? गांव हो जाएगा। कैसे हो जाएगा दोस्तों? भाई सबसे पहले आप लोगों को पता है कि मनुष्य जो था एक प्रकार का शिकारी था अर्थात खाद्य जो होता था वो खाद्य जो भोजन प्राप्त करता था वो शिकार के माध्यम से प्राप्त करता था। लेकिन धीरे धीरे उसने खेती करना प्रारंभ किया। जब खेती करना दोस्तों प्रारंभ करेगा तो भाई खेती के लिए उसको एक भूमि जमीन की जरूरत पड़ेगी। तो जमीन थी ही, ठीक है। तो उस जमीन में इन्होंने क्या किया? बोना शुरू किया। अर्थात कहने का मतलब यह है कि जो बीज है वहां पड़े होते थे तो उन्हीं बीज को ऐसे फेंक दिया जाता था, या ये कह सकते हैं कि कुछ नेचुरल रूप से पहले उगाते थे। तो जो खेती उन्हें जो भोजन अच्छा लगा था, जो खाने में उनके लिए अच्छा लगता था, उन्हें स्वाद में अच्छा लगता था, उसी को ये लोग खेती के रूप में रहने लगे। अच्छा खेती जो है ये भाई आप हम लोग उठा के, ऐसा तो है नहीं कि आज इधर रोके कल उधर तो दूसरी जगह ले जाएं उठा के, ऐसा नहीं कर सकते ना। तो खेत जो होते हैं एक जगह पर स्थायी होते हैं। तो भाई मनुष्य भी ऐसे ही स्थायी होना प्रारंभ कर दिया। क्यों? क्योंकि पहले तो पशुओं को मारता था, तो पशुओं को मारने के लिए जहां जहां पशु होंगे उनके पीछे चले जाएंगे और ऐसे दिन प्रतिदिन चलते रहेंगे। लेकिन जब खेती करेंगे तो खेती तो एक ही जगह पर स्थिर है, तो वहां पे लोगों को रहना भी पड़ेगा और रहने के लिए उन्हें निवास स्थान भी बनाने पड़ेंगे। तो इस प्रकार से कह सकते हैं हम लोग कि वहां पर रहना प्रारंभ कर दिया मनुष्य ने। तो भाई रहना जब प्रारंभ करेंगे तो दोनों खेती और मनुष्य एक जगह जुड़ने लगेंगे। और जब एक मनुष्य तो रहेगा नहीं वहां पे, बहुत सारे ऐसे ही झुंड में रहना शुरू कर देंगे, ठीक है। तो ये जो मनुष्यों के रहने का एक स्थायी निवास हो गया या स्थायी बस्ती हो गई दोस्तों, ये एक प्रकार का गांव का रूप ले लिया। भाई गांव, क्योंकि मैंने बताया ना आप लोगों को कि शहर डायरेक्ट नहीं आते हैं, शहर बाद में आएगी, शहर की परिकल्पना सबसे पहले गांव आएंगे अर्थात बस्ती आएगी। कहने का सीधे तात्पर्य है कि जो लोगों की जो बस्ती है ये बस्ती रहने प्रारंभ करेंगे। किस वजह से? खेती की वजह से। और खेती करना शुरू कर देते हैं ये लोग। तो इसलिए मैंने वो शब्द बोला था कि गांव उतने ही पुराने हैं जितने की खेती।
जब से खेती शुरू हुई तब से इन्होंने रहना शुरू कर दिया एक स्थान पर। जब एक स्थान पर दोस्तों ये रहने लगेंगे तो ऐसे उत्पादन करने लगेंगे और समूह बनने लगेंगे लोगों का। तो लोगों का समूह होते थे। ये भी आप लोगों ने वैदिक काल में हो सकता पढ़ा हो या उसके पहली चीजें पढ़ी हो, वो हड़प्पा सभ्यता है, वो सब चीजें क्या है इतिहास में मैं बताऊंगा। तो आप लोग इतना थोड़ा जानते होंगे कि पहले जो है क्षेत्र के आधार पर नहीं, लोगों या जन के आधार पर जाना जाता था। जन का मतलब कबीला, ठीक है। तो लोग जो होते थे, कई सारे लोग इकट्ठे हो जाते थे, और जो लोग इकट्ठे लोग चलते थे उनको कबीला कहा जाता था दोस्तों। तो ये कबीला होता था। तो ये कबीले में रहते थे लोग, जो कबीलों का एक प्रमुख भी होता था, कबीला प्रमुख जिसको कहते हैं, ठीक है। तो कबीलों का प्रमुख वगैरह, जैसे आप लोगों ने दशराग युद्ध के बारे में इतिहास में पढ़ा होगा, तो दशराग में अलग अलग कबीले के युद्ध हुए थे। तो वही चीज है, इस कबीले के बारे में देखना है। तो यही मतलब समझिए आप लोग कि लोगों का जो समूह अर्थात ग्रुप होता था वो एक कबीला बन जाता था। तो ये आगे धीरे धीरे चीजें चलती हैं। तो ये पूरे इतिहास में डिटेल से है चीजें, हम लोगों को अभी इतना ही देखना है। तो गांव और कृषि एक दूसरे से कैसे जुड़े हुए हैं दोस्तों और कैसे पुराने हैं, ये बात आप समझ में आ गई होगी आप लोगों को। अब हम लोग चलते हैं इसके थोड़े से स्ट्रक्चर के बारे में। क्यों? क्योंकि स्ट्रक्चर इतना जरूरी हो जाता है। होता क्या है दोस्तों कि हम लोग तथ्यों को पढ़ने का प्रयास करते हैं, लेकिन आप सभी जानते हैं कि तथ्यों की एक लिमिट होती है। एक लिमिट तक ही हम तथ्यों को याद रख सकते हैं या उनको समझ सकते हैं। तो इसके लिए हमें तथ्यों के साथ साथ तथ्यों को कैसे एक साथ जोड़ना है और अधिक से अधिक तथ्य हमारी मेमोरी में कैसे बस जाए, ये जरूरी है। और उसके लिए जरूरी है तथ्यों की हिस्ट्री या तथ्यों का जो मूल है उसको समझने की जरूरत है। तो भाई तथ्यों को यदि एक स्ट्रक्चर ढांचे में बांध दिया जाए तो वो ढांचा हमारे साथ तैयार रहेगा। अर्थात कहने का मतलब ढांचा हमें माइंड में बस जाएगा और ढांचा हमारे सामने बना रहेगा हमेशा। तो जब ढांचा होता है किसी चीज का तो जल्दी बदलता नहीं है दोस्तों। इसलिए हमें गांव के विकास के बारे में जब पढ़ेंगे तो ढांचागत रूप से पढ़ने का प्रयास करना है हमने। ढांचागत से तात्पर्य यहाँ पे मैं क्या कहना चाह रहा हूं, तो गांव को जब ढांचागत, गांव के विकास को ढांचागत पढ़ने की मतलब क्या है मेरा, ठीक है। तो इसके लिए मैं सबसे पहले आप लोगों को बता रहा हूं कि इसको एक काल के आधार पर बांटते हैं कि कैसे कैसे गांव का विकास हुआ। तो जब गांव के विकास को एक क्रमबद्ध तरीके से हम लोग देखेंगे तब हमारे सामने एक ढांचा तैयार हो जाएगा, और जब वो ढांचा तैयार होगा तो उसी की रूपरेखा बनाते हुए आगे हम लोग चलते जाएंगे, पढ़ते जाएंगे और हमारे तैयार होता जाएगा। तो जैसे सबसे पहले मैं बताता हूं आप लोगों को कि प्राचीन काल के इतिहास हम लोग पढ़ते हैं। कौन सा काल पढ़ते हैं? प्राचीन काल। इसके बाद मध्यकाल पढ़ते हैं, इतिहास की ही बात है ये, तो मध्यकाल पढ़ते हैं और फिर आधुनिक काल पढ़ते हैं। कौन सा दोस्तों पढ़ते हैं? आधुनिक काल। तो मैंने ये इसलिए लिखा है क्योंकि ये एक स्ट्रक्चर बनाएगा दोस्तों। भाई स्ट्रक्चर कैसे, ढांचा बनाएगा। ढांचा कैसे बनाता है? काल के आधार पर ढांचा बनेगा दोस्तों इसमें। भाई काल, सबसे पहले प्राचीन काल, मध्यकाल, फिर आधुनिक काल। तो हम सीधे से कह सकते हैं कि जैसे प्राचीन काल में गांव कैसे थे, उसकी विशेषताएं क्या थी, मध्यकाल में गांव कैसे हुए, उसकी विशेषताएं दोस्तों क्या हुई, और उसके बाद आधुनिक काल में गांव कैसे हुए और वर्तमान में काल गांव कैसे हैं, ये हम लोगों को देखना होगा। तो प्राचीन काल के जो गांव है उसमें अधिकार गांव के लोगों को किस प्रकार से थे, गांव का सोर्स ऑफ इनकम क्या था, गांव का जो रहन सहन जीवन शैली थी वो किस प्रकार की थी। ऐसे ही मध्यकाल की जीवन शैली देखेंगे गांव के लोगों की, और साथ में आधुनिक काल की देखेंगे दोस्तों। तो जैसे आप लोग प्राचीन काल में देखा होगा आप लोगों ने कि मैंने बताया था अभी आप लोगों के सामने ही कि जैसे वही ये कह सकते पाषाण काल है, तो पाषाण काल में मनुष्य रहता है, ठीक है। तो पाषाण काल में मनुष्य रहने के लिए इसको अलग अलग 3 कालों में बांटा गया है पाषाण काल को, ठीक है। तो सबसे पहले प्राचीन वो पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। तो नव पाषाण काल जो होता है हमारी खेती प्रारंभ हो जाती है और वहां से स्थायी निवास मनुष्य का प्रारंभ हो जाता है दोस्तों। जब स्थायी निवास प्रारंभ हो जाएगा तो भाई कह सकते हैं कि उन्होंने कुछ ना कुछ उत्पादन शुरू किया था। तभी तो कहा जाता है कि मनुष्य जो है उपभोक्ता से उत्पादक बन गया। क्या बन गया? उपभोक्ता। अर्थात पहले केवल उपभोग करना जानता था लेकिन फिर उत्पादन करना भी प्रारंभ कर दिया, तो उत्पादक, ठीक है।
तो कह सकते हैं हम लोग कि पहले मनुष्य कैसा था, उपभोगी था, और फिर वह कैसा हो गया, उत्पादक हो गया। हालांकि उत्पादन वो कहाँ से प्राप्त करता है, वो भी पृथ्वी से ही अर्थात नेचर से ही प्राप्त करता है, खुद ही नहीं उत्पादन कर देता किसी चीज का। लेकिन पहले तो पूरी तरीके से प्रकृति पर ही निर्भर था, लेकिन फिर बाद में प्रकृति का अपने हिसाब से यूज करना शुरू किया उसने, तो उत्पादक हो गया, अर्थात अनाज उत्पादन करने लगा। जब अनाज उत्पादन करने लगेगा दोस्तों, तो ये कह सकते हैं हम लोग कि इसको खाने के लिए ही तो अनाज उत्पादन कर रहा होगा। तो खाने के लिए पहले क्या क्या था, शिकार था, अर्थात पशु वगैरह वगैरह खाया करते थे, तो ठीक है, तो शिकार के माध्यम से। लेकिन बाद में साथ में अनाज भी खाने लगा मनुष्य। तो अनाज जब खाने लगेगा तो एक लिमिट, सीमा भर तो खा पाएगा अनाज, लेकिन अनाज का उत्पादन बहुत ज्यादा हो रहा है दोस्तों। तो जब बहुत ज्यादा हो जाएगा अनाज, तो उसको क्या कह सकते हैं, जब अतिरिक्त उत्पादन हो रहा है तो उसको अधिशेष बोलेंगे दोस्तों। क्या बोलेंगे, अधिशेष। ठीक है, जो अतिरिक्त उत्पादन है उसे क्या बोलेंगे, अधिशेष। भाई अधिशेष जो होता है ये अधिशेष ही निर्धारित करेगा आगे की रूपरेखा को। कैसे भाई, अधिशेष से मतलब क्या है, हमारे पास अतिरिक्त भोजन या अतिरिक्त अनाज। भाई अतिरिक्त अनाज जब किसी व्यक्ति या किसी समूह के पास होगा तो वो ज्यादा अपना काम, कोई भी बात कह सकता है। क्यों, क्योंकि उसके लिए अधिशेष ज्यादा है, जिसके पास नहीं है उसको वो दे देगा। अब जब दे देगा तो कहने का मतलब सीधे से ये समझ में आ गया कि जिसके पास कमी है इस भोजन की या इस अधिशेष की, वो वहां से प्राप्त करने की कोशिश करेगा। जब प्राप्त करने की कोशिश करेगा तो वो उसका नियंत्रण भी स्वीकार करेगा कि नहीं करेगा दोस्तों, क्या स्वीकार करेगा, नियंत्रण। अर्थात कह सकते हैं हम लोग कि जो अधिशेष पर नियंत्रण करता है व्यक्ति, वो ही एक प्रकार से लोगों को नियंत्रित कर सकता है। क्यों भाई, लोगों को क्या चाहिए, अधिशेष। अधिशेष किस लिए चाहिए, क्योंकि यही एक प्रकार का भोजन है। आगे मैं बताऊंगा ये अधिशेष जो रूप है आगे मुद्रा ने कैसे ले लिया। ठीक है, तो ये अभी आप लोग इसको इतना समझिए कि अनाज है, अनाज का ही अधिशेष है। तो अधिशेष जब ज्यादा हो जाता है तो उसके लिए एक नियंत्रण करता होगा, अर्थात एक राजा की तरह होगा। तो उस राजा, अब राजा को अधिशेष ये प्राप्त कैसे होगा, ये सोचने वाली बात है। तो ये मैं राजनीतिक इसके ढांचे, राजनीतिक स्थिति की बात करूं तो एक प्रकार से राजा की टाइप में एक व्यक्ति होगा और वो कर या किसी उपहार के माध्यम से प्राप्त करेगा, और उस उपहार को प्राप्त करने के लिए उसको किसी न किसी चीज का सहारा लेना पड़ेगा। अर्थात कहने का मतलब कि लोग उसको कैसे वो अधिशेष दे ज्यादा से ज्यादा, तो उसके लिए किसी न किसी चीज का सहारा लेगा। तो वो क्या करता था, युद्ध वगैरह होते थे, युद्ध वगैरह हो गए, या फिर किसी प्रकार की महामारी वगैरह, क्योंकि उस समय भी तो महामारी होगी उससे। और दूसरा है सबसे बड़ा बात, धर्म वगैरह। तो धर्म के आधार पे इसने नियंत्रणकर्ता ने जोड़ना शुरू किया लोगों को। भाई क्या क्या है, जैसे युद्ध वगैरह हुए तो युद्ध होते थे उसका, तो नियंत्रणकर्ता क्या करता था, उनके संरक्षण प्राप्त, मतलब संरक्षण देता था। तो जो संरक्षण देगा तो कुछ ना कुछ उसको उपहार स्वरूप दिया जाता था। अर्थात जनता का जब संरक्षण युद्ध से करता था वो राजा या नियंत्रण करता, तो उसको कुछ ना कुछ उपहार स्वरूप जनता देती थी। और महामारी वगैरह, तो महामारी अगर होती है, कुछ भी होता है, तो भी नियंत्रण करता है एक प्रकार से जनता में बांटेगा कि नहीं बांटेगा। तो महामारी के डर से भी जनता भी क्या करेगी, एक कोष बनाएगी और उस कोष में शामिल इकट्ठा करते जाएगी। क्यों, क्योंकि महामारी के टाइम पे काम आएगा दोस्तों। तो जनता महामारी के लिए एक फंड, मतलब एक कोष में रखेगी। और साथ में धर्म जो बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, तो धर्म के माध्यम से भी इन्होंने क्या किया, शुरू किया लेना। और वो टैक्स या कर कहा जाता था, इसको बलि भी आप लोग जानते होंगे, तो बलि कहते हैं इसको। तो बलि के रूप में ये क्या करते थे, स्वीकार करते थे। तो धर्म का सहारा लेके इस अधिशेष पर नियंत्रण करने के लिए उन्होंने बलि लेना शुरू कर दिया दोस्तों। तो अब ये मैं एक प्रकार से आप लोगों को नियंत्रणकर्ता के पास कैसे अधिशेष पहुंचा, ये एक माध्यम है, इसने माध्यम से पहुंचता था। अब ये अधिशेष पर जिसका ज्यादा नियंत्रण, मतलब जिसका नियंत्रण होगा, वही तो एक प्रकार का राजा होगा दोस्तों। तो ये विधि एक प्रकार के पूरी चलती चली जाती है, और ये आपने मध्यकाल की चीजें देखेंगे और उसके बाद फिर आधुनिक काल की चीजें देखते हैं। तो अब हम लोग इसमें देखेंगे कि जैसे ये अधिशेष है, तो अनाज ही है अधिशेष की नहीं है। तो अधिशेष पर नियंत्रण किसका है, एक नियंत्रणकर्ता का, अर्थात राजा या शासक कह सकते हैं। और साथ में अधिशेष पर नियंत्रण है तो एक प्रकार से लोगों पर भी नियंत्रण हो गया। जब लोगों पर नियंत्रण हो गया
तो वो एक प्रकार की भूमिका तय करने लगा कि समाज की दिशा कैसे होगी, अर्थात वो दिशा को भी निर्धारित करने लगेगा समाज की, क्योंकि नियंत्रण करता ही आगे क्या चीजें होंगी क्या नहीं होंगी वो तय करेगा कि नहीं करेगा दोस्तों। तो वो एक प्रकार का नियंत्रण करके विधि कानून का रूप भी लेने लगा, अर्थात कानून भी बनाने लगा। तो कानून कैसे बनाएगा ये चीजें देखते हैं अभी। तो पहले तो हम लोग ये देखेंगे कि लोग जो हुआ करते थे ये, तो पहले बोल दिया जाता है कि प्रजातंत्र एक प्रकार का था। क्या था? प्रजातंत्र। तो प्रजातंत्र से तात्पर्य क्या है कि एक प्रकार से लोग जो होते थे वही प्रमुख होते थे, वही एक प्रमुख का चुनाव करते थे, और जिस पर भरोसा या विश्वास होता था उसको चुन लिया जाता था, और चुनने के बाद वो कहने का मतलब चुन लिया जाएगा तो वही उसकी चीजों को मानने का लगेगा, तो वही नियंत्रण करता कहलाएगा दोस्तों। तो ये प्रजातंत्र जो है ये एक प्रकार से वही गांव का रूप है। तो गांव से ही हम लोगों के सामने प्रजातंत्र या लोकतंत्र का रूप आता है दोस्तों। लोकतंत्र तो पंच परमेश्वर होते हैं गांव में कि नहीं होते, तो इस पर जो गांव के लोगों का पंच परमेश्वर, तो गांव के लोगों का पंच होता है या पंच परमेश्वर भी बोल देते हैं इसको, ठीक है। तो गांव के लोगों का जिस पर विश्वास होता है, जिस पर भरोसा होता है, उन्हें पंच बना दिया जाता है। 5 लोग होते हैं, तो एक प्रकार का प्रजातंत्र का ही रूप है दोस्तों ये। तो ऐसे ही प्रजातंत्र का एक प्रकार से कह सकते हैं वाहक है ये। प्रजातंत्र का आदर्श रूप देने का वो शुरुआत जो है गांव से ही शुरुआत हुई थी इसकी। तो ये धीरे धीरे ऐसे ही आगे चीजें चलेंगी, और फिर इसमें मध्यकाल में चीजें आएंगी, फिर आधुनिक काल की। तो वीडियो लंबा खिंच जाएगा, उसके बाद अगले वीडियो में आप लोगों को इसमें डिटेल से बताऊंगा। तो आप लोगों को एक चीज हमें पूरा याद रखना है, स्ट्रक्चर। मैं स्ट्रक्चर पूरा बना के दूंगा आप लोगों को कि कैसे क्या चीजें हुई। तो प्राचीन काल, मध्यकाल और आधुनिक काल में कैसे गाँव का बदला। तो सबसे पहले मैंने आप लोगों को बताया क्या कि गांव के बारे में, गांव और कृषि एक दूसरे से कैसे जुड़ी हुई है, पुरानी है एक दूसरे साथ में, अर्थात जितनी पुरानी कृषि होगी उतने पुराने गांव हैं, या कह सकते हैं जितने पुराने गांव होंगे उतनी पुरानी कृषि है। दोनों कैसे जुड़े एक दूसरे की ये मैंने बताया। उसके बाद ढांचा बता रहा था, ढांचा में आप लोगों को प्राचीन काल, मध्यकाल और आधुनिक काल के बारे में बताया। तो उसमें से अभी केवल प्राचीन काल की कुछ चीजें मैंने बताने का प्रयास किया है, तो इसको हम लोग देखेंगे। तो पाषाण काल से, उपभोक्ता काल से उत्पादक कैसे बना मनुष्य, और उत्पादक के बाद उसने अधिशेष कैसे स्वीकार करना शुरू किया, और अधिशेष के साथ साथ नियंत्रण करता अर्थात शासक की भूमिका क्या रही, और शासक की कैसे चीजें आई, और फिर बाद में कह सकते हैं कि गांव जो है उसने प्रजातंत्र का रूप कैसे लिया। ये चीजें मैंने अभी थोड़ा सा बताई हैं, और उसके बाद आगे डिटेल से हम लोग चलेंगे। धन्यवाद।